नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये पाठ अच्छा लगा तो पाठ को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मित्रगणों को पास अवश्य ही भेजें। तो आज का जो हमारा पाठ है, आज का जो हमारा अध्याय है, एनसीईआरटी की जो इतिहास की पुस्तक है 6ठी क्लास की, श्रृंखलाबद्ध तरीके से आज जो है हमारा 9वां अध्याय है, नए साम्राज्य और राज्य। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जब नया साम्राज्य बना और उसका क्या स्थिति था उस समय में, और जो छोटे-छोटे राज्य थे उसका क्या स्थिति था, उसी के बारे में इस अध्याय में दिया गया है। अरविंद राजा बना। अब देखिए, अरविंद जो है एक स्कूल में कोई खेल खेल रहा था तो उसमें राजा बना, और इसी ये छोटे बच्चों की पुस्तक है तो इस प्रकार से इसमें दी गई है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। सही बात है कि एक संगीतज्ञ, यानी कि जिसको संगीत भी आता हो, बढ़िया से वीणा भी बजाता हो और बहुत मधुर स्वर में संगीत भी गाता हो, ऐसा राजा हो कौन सकता है? वही बताते हैं आगे कि ऐसा कौन राजा था। क्या बताती है प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त गुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र से सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। देखिए, जब गुप्त वंश का यहाँ पे काल आया ना, तो प्रशस्तियां जो है, यानी कि प्रशंसा के लिए कुछ लिखा जाता था लेख, तो ये जो है गुप्त काल में और अधिक बढ़ गया था। हालांकि हमने पीछे भी देखा था मौर्य वंश काल में, जो वहाँ पे सातकर्णी था, बौद्ध का जब वहाँ पे बौद्ध धर्म का जब उद्भव हुआ था, तो सातकर्णी की किस्सा दिखी थी, किस्सा गौतमी की इत्यादि जो देखे थे। तो उस समय भी जो है वहाँ पे अभिलेख थे, मिलते थे, प्रशस्तियां मिलती थी। लेकिन गुप्त वंश काल में क्या हो गया कि और अत्यधिक बढ़ने लगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। अब देखिए, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त जो राजा था साम्राज्य का, उसके बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे। आओ देखिए, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए क्या अंश दिया गया है और राजा के बारे में क्या बता रहे हैं वो प्रशस्ति। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। देखिए, मतलब ये जो राजा है ना, उसका कितना अच्छा वर्णन किया गया प्रशस्ति में। बता रहे हैं कि एक राजा है और उसके ऊपर मतलब तलवारों की, कुल्हाड़ियों की, तीरों, भालों, बर्छों की अनेक उस पे वार किया गया है। और उसके बाद उसका जो शरीर है इतना सुंदर लगता है, अत्यंत दिव्य लगता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन है राजा का। समुद्रगुप्त की ये प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त का ये वर्णन कर रहा है ये प्रशस्ति। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ की ओर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक कर्म में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। अब देखिए, ये जो है ना, ये आपका हो गया ब्लू कलर का जो है वल्लभी, इधर जो आता है ये दक्षिणापथ का हो गया 12 जो राजधानी है अमरावती की तरफ। ये दक्षिणापथ का हो गया राजधानी, दक्षिणापथ ये हो गया। ये और क्या कह रहा है, हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त। अब हरे रंग का जो क्षेत्र है ये आर्यावर्त कहलाता था, पाटलिपुत्रा। ऑरेंज रंग का जो है वो क्या कहलाता था, हरे रंग के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं।
इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त को सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर भी से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेराव बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम की कई गणिया संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाए थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब देखिए ये जो है ना, ये पश्चिमी देश हो गया। ये जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैगनी कलर का जो रंग है, ठीक है, ये थानेसर जो दिख रहा है ना, ये पश्चिमी तट का देश हो गया है। ये अलग था, ये समुद्रगुप्त के क्षेत्र में नहीं आते थे। ठीक है, आज्ञाओं का पालन करते तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीली रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे, जिसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। देखिए नीले रंग का जो है ना, इसे कुषाण का ये साम्राज्य कहा जाता है, और ये श्रीलंका भी कुषाण का ही था। ठीक है ना, श्रीलंका, और ये जो नीले रंग का भी पाकिस्तान दिख रहा है, और उधर अफगानिस्तान जो है, ये कुषाणों का इस पे शासन चलता था। और यहीं से एक सिल्क रूट आता है। ठीक है ना, इधर चाइना से होके ऊपर से, यानी कि उत्तरी भारत से होके और पाकिस्तान से होकर एक रूट आता है, यानी कि एक रास्ता आता है जिसे सिल्क रूट कहा जाता है। और इस सिल्क रूट पर जो है मूल रूप से कुषाणों का ही शासन चलता था। ठीक है ना, कुषाण का ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना इधर क्षेत्र, ये कुषाणों का इस पे राज्य था। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पे गुप्त वंश का शासन था। और हालांकि ये जो 12 जो है दक्षिणापथ का जो ये 12 है राजा क्षेत्र जो है, इसको भी यहाँ पे जीत लिए थे समुद्रगुप्त। आगे देखिए वंशावली। अब वंशावली के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे वंशावली मतलब होता है, वंशावली हालांकि आप लोग जानते ही होंगे, किसी वंश का जो है मतलब उसके पूर्वजों से लेके वर्तमान तक की जो गणना की जाती है वही वंशावली कह लेते हैं, उसी को होते, तो वही यहाँ पे दिया गया है। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, अब देखिए ये जो था यहाँ पे इसके वंश का महत्व, तो इनके दादा और परदादा महाराज की उपाधि नहीं ली थी, महाराजा धीराज की, लेकिन इन लोगों का क्या था, महाराजा धीराज की उपाधि मिलने लगी। इससे ये पता चलता है कि इस वंश का जो है धीरे धीरे अस्तित्व बढ़ता चला गया। इन उपाधियों का महत्व के हिसाब से सजाओ राजा, महाराजा धीराज, महाराजा। ठीक है, वंशावली जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हो गए गुप्त वंश के संस्थापक, तो इसके दादा क्या हो, पिता हो गए समुद्रगुप्त हो गए। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, बिंदु, ये सब आए, विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। ठीक है, ये जो है अभी गुप्त वंश का यहाँ पे शासन समाप्त हो जाता है। गुप्त वंश के जो यहाँ पे बताए गए हैं मूल रूप से उनका जो वंशावली है उसका जो कार्यकाल है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि गुप्त वंश में कौन कौन राजा थे। समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश के संस्थापक थे। उसके बाद समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गुप्त वंश के ये लोग यहाँ पे राजा हुए थे। ठीक है ना, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब देखिए हर्षवर्धन का भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा राजा था, तो उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासक के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। जैसे कि आपने देखा कि 3 जो चीनी शासक आए थे, फासियान, श्वेतसांग, ईत्सिंग। तो फासियान 1600 ईस्वी पहले आया था, 1400 ईस्वी पहले जो है श्वेतसांग आया था। तो श्वेतसांग जब भारत आया था तो हर्षवर्धन के दरबार में वो रुका हुआ था। तो वो जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है हर्षवर्धन की जो
वहाँ का जो शासन व्यवस्था था, हर्षवर्धन का जो वहाँ पे व्यवहार था, उसका जो है वहाँ पे अपने यात्रा वृत्तांत में व्यक्त किया गया है। कौन? तो श्वेतसंग, जो कि 1400 साल पहले भारत में आया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। ठीक है, देखिए हर्ष जो है ना, कन्नौज में उनके जो है जीजा बहनोई, यानी कि जिसे जीजा कहते हैं, वो शासन थे। मृत्यु हो जाने पर देखिए यहाँ पे हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनका पिता का भी मृत्यु हो गया और उनके जो भाई थे, बड़े भाई, उसका भी मृत्यु हो गया, जिस कारण उन्होंने थानेसर का जो है अपना उपाधि संभाला। और उसके बाद कन्नौज में जो है ना उनकी बहनोई थे, तो बहनोई पे क्या हुआ कि बंगाल के जो शासक थे वो आक्रमण कर दिया और उनके बहनोई को मार दिया। तो फिर हर्षवर्धन जब बड़ा हुआ और जब उनको लगा कि नहीं कन्नौज मेरा है, तो फिर कन्नौज पे आक्रमण किया और बंगाल के शासक को हरा के वहां से भगाया। और फिर उन्होंने बंगाल की तरफ भी आक्रमण किया, शासक ने उन्हें मार डाला। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब देखिए, जब पूर्व की ओर उन्होंने बहुत जीता, देखिए यहाँ जो है आपको मानचित्र में मैं दिखा दूं कि कन्नौज जो है यहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और थानेसर थोड़ा ऊपर पड़ जाता है। तो कन्नौज पे जब वो जीता तो कन्नौज से इधर पाटलिपुत्र नालंदा तक जीतते गया। बंगाल में भी बहुत हिस्सा जीत लिया था, ठीक है, पूर्व की तरफ जीते। लेकिन जैसे ही वो इधर आया, इधर क्या बोलते हैं, दक्कन की ओर जब बढ़ा, तो यहाँ नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ पे है। ये जो दो नदी दिख रहा है ना, भरूच भरूच के पास दिख रहा है, यही नर्मदा नदी बहती है विंध्य और सतपुरा के बीच से। तो यहाँ जब आया तो यहाँ जो है पुलकेशिन द्वितीय जो था वो इसे रोक लिया, आगे ही बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है उन्हें रोक दिया। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। अब देखिए, दक्कन की तरफ उन्हें जीतने नहीं दिया, अर्थात कहने का ये अर्थ है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे, उनसे ज्यादा बड़ा योद्धा थे, इसलिए उनको जो है दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ने दिया। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राज्य उनकी राजधानियां कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो था उसका जो है अपना चाचा जो है उससे जो है यह राज्य मिला था। ठीक है ना, चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। रवि कीर्ति जो है उनके दरबारी कवि थे, तो उसके अनुसार कहा जाता है कि समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्ष को दक्कन यानी कि नर्मदा नदी के तट पर जो है रोक दिया था। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, और पल्लव के ऊपर भी पुलकेशिन द्वितीय जो है आक्रमण कर दिया था, और वहां से राजा को जो है कांचीपुरम की जो दीवार होते हैं उनके पीछे जाके छुपना पड़ा था। पर चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब राष्ट्रकूट चोल वंश जो है, चोल चेल पांडे सब आएगा। अभी पुलकेशिन द्वितीय पल्लव चालुक्य के बारे में पढ़े, राष्ट्रकूट चोल वंश आया, अब उसके बाद चोलचेर पांड्य आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से दक्षिण में जो है शासक जो है अपना राज्य स्थापना किए थे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए।
अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब देखिए उस टाइम में क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है यानी कि वंशानुक्रम वहां पे पद जो है वो चलता था, यानी कि बाप जो है यदि कुमारामात्य बना है तो उसका बेटा भी बन जाता था, यदि बाप महादंड नायक थे तो बेटा भी महादंड नायक बन जाता था। इस प्रकार से वंशानुक्रम से जो है वहां पे पद मिलता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नई प्रकार की सेना, अब देखिए एक नई प्रकार की सेना क्या है कि आप जो है अब किसी को वंशानुक्रम देते रहेंगे और आपका राज्य कभी कमजोर पड़ेगा तो वो व्यक्ति जो है अपना अस्तित्व जमा लेगा। इसी प्रकार से क्या होता था वो अभी बता रहे हैं कि नई प्रकार की सेना हो जाता था। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब देखिए सामंत क्या होता है कि सामंत को राजा जो है कहीं पे एक 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन दे दिया, बोला कि भाई यहाँ का जो क्षेत्र है इसका कर तुम वसूलो, यहाँ का जो फसल है उसको तुम रखो, और तुम जो है अपने सेनाओं को यानी कि जो कुछ भी सेना होती है 5,000 10,000 उसको तुम प्रशिक्षण दो, उसको शिक्षित करो, और कहीं पे यदि युद्ध हुई तो वो युद्ध के लिए तुम ये सेना मेरे पास भेज दो ताकि मैं उस युद्ध में विजय पा सकूं। तो इस प्रकार के जो लोग होते थे उसे सामंत कहा जाता था, यानी कि वो जो है राजाओं का मदद करता था। यानी कहीं पे राजा का युद्ध हुआ तो वो सेना भेज देते थे और राजा उस युद्ध को जीत जाता था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था कि कभी कभी यदि राजा कमजोर हो गया ना, अब मान लीजिए कि राजा जो है किसी युद्ध में कमजोर पड़ रहा है, तो सामंत क्या चतुराई दिखाता था, वो राजा के खिलाफ ही आक्रमण कर देता था और राजा का जो राज्य होता था वो भी वो जीत जाता था। ठीक है, सामंत के पास बहुत शक्ति होता था। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन था, यानी कि ब्राह्मण जो भूस्वामी होते थे जिसे वे लल्ला कहते हैं ना, उसका जो संगठन था उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। संगठन जिसे सभा कहते थे, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी या जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। ठीक है, ब्राह्मण भूस्वामी के संगठन को क्या कहा जाता था, सभा कहते थे। ठीक है, उड़ जो है जहाँ ब्राह्मण नहीं थे उसे उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बताई गई। नगरम व्यापारियों का संगठन को कहा जाता है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ठीक है, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी की भी बहुत बुरी तरह से पेश आया।
राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। देखिए इस प्रकार से जो है उस टाइम में दुर्व्यवहार हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है ना, वहाँ पे यही प्रसंग है कि वो जो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम कहानी है, उसमें शायद दुष्यंत जो है शकुंतला को एक गिफ्ट किया था अंगूठी। तो अंगूठी किसी कारणवश जो है कोई मछली जो है निगल गई थी, और बहुत दिनों के बाद जो है किसी मछुआरे को वो अंगूठी मिला, तो उसको लगा कि ये जो है राजा की अंगूठी है, तो क्यों ना राजा को लौटा दिया जाए। तो राजा के पास गया तो राजा जो है उसे इनाम दिया, लेकिन राजा के साम्राज्य के जो अधिकारी वगैरह थे, वो जो है उसको मतलब उससे थोड़ा घूस वूस लिए, इस तरह का कहना है यहाँ पे। चीनी तीर्थयात्री फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते हैं। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो देखिए कितनी मतलब यहाँ पे दुर्व्यवहारिक मत की बात की जा रही है, छुआछूत की। प्राचीन काल में क्या था कि जो अछूत लोग होते थे ना, वो गांव से बाहर रहते थे। जब वो गांव आते थे या राज्य से गुजरते थे, तो वो अपने साथ एक लकड़ी का कुछ ऐसे ही रखते थे जिससे वो साउंड करते थे, और उस साउंड सुनने से गांव के या राज्य के जो लोग होते थे उनको होता था कि अभी ये लोग आने वाले हैं, तो वो लोग साइड हो जाते थे। मतलब इस प्रकार से उस टाइम में छुआछूत होता था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना जो है वो किस प्रकार से होती है, यही यहाँ पे दिया गया है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोगी में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेला गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों को झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, और व्यापारियों की काफिले से जूते, बैल इस हलचल पर माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। देखिए यहाँ जो है ना, राजा जो है कहीं युद्ध पे अपनी सेना को लेके जाते थे, तो यदि किसी गांव से होकर गुजरते थे तो गांव के जो लोग हैं सत्कार के लिए दही गुड़ वगैरह सब जो है राजा को खिलाते थे, और जो वहां पे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, उन सबको जो है चारा भी देते थे। लेकिन इससे क्या होता था कि देखिए जैसे बाणभट्ट लिखे हैं ना यहाँ पे, पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। अब जब उतनी बड़ी बड़ी संख्या में सेना गुजरती थी, तो जिस गांव से होकर गुजरती थी उस गांव की झोपड़ियां, कितनी झोपड़ियां टूट जाती थी, कितने के घर टूट जाते थे, कितने लोगों का क्या क्या क्षति होता था, धूल धूल हो जाता था पूरा। तो इस प्रकार से क्षति होता था गांव वालों को। तो इस प्रकार से ये जो है बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। तो मुझे आशा है कि ये जो पाठ है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई शंका है तो अवश्य ही प्रश्न कर सकते हैं, और आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और यदि यह पाठ अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम पाठ में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।